So in yesterday's class, we have discussed chapter 7, animal tissues, because the structural organization of animals में हमारा एक ही टॉपिक आ रहा है टर्म 1 में, that is animal tissues. 4 तरह के टिश्यूज हैं, ये हमने कल डिस्कस किए थे. सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यूज, सेकंड कनेक्टिव टिश्यूज, थर्ड मसल्स टिश्यूज एंड नर्वस टिश्यूज. चाहे कोई ऑर्गन हो, चाहे इंटरनल बॉडी में कोई भी ऐसा पार्ट हो, जैसे ईसोफेगस लो या फिर स्टमक लो या फिर कोई भी लीवर ले लो, किडनी ले लो, किसी भी ऑर्गन में ये तीनों टिश्यूज होना कंपल्सरी है. एपिथेलियम भी होगा, कनेक्टिव टिश्यू भी होगा, में थोड़ी बहुत मसल टिश्यूज भी होंगे और उसके अंदर नर्वस टिश्यूज भी होगा. इनका अमाउंट वेरी करेगा. किसी पर्टिकुलर टिश्यूज में, किसी पर्टिकुलर टिश्यूज में हो सकता है मसल्स ना के बराबर हो, बिल्कुल ही कम हो. किसी पर्टिकुलर टिश्यूज में एपिथेलियल टिश्यू ज्यादा हो, कनेक्टिव टिश्यू बहुत ज्यादा हो, तो डिपेंड करेगा. तो फर्स्ट स्लाइड जो हम देख रहे हैं वो है ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सेम ओरिजिन फंक्शन. पहले तो टिश्यू की डेफिनेशन कि ऐसा ग्रुप सेल्स का जिसका सेम ओरिजिन है, सेम फंक्शन है, स्ट्रक्चर है. स्ट्रक्चर डिफरेंट भी हो, स्ट्रक्चर मे और मे नॉट बी सेम, बट फंक्शन क्या करना है हमको, एक ही करना है. तो हम जैसे एग्जांपल ले किडनी का टिश्यू जो भी है, किडनी ऑर्गन है, किडनी भी चारों तरह के टिश्यूज से बनी है. पर किडनी का मेन फंक्शन क्या है? किडनी मेन फंक्शन इज एक्सक्रीशन. किडनी किसके लिए बनी है? एक्सक्रीशन के लिए बनी है, यानी कि वेस्ट रिमूवल के लिए बनी है. उसके जो मेजर फंक्शन उसका है वो क्या परफॉर्म करेगी? एक्सक्रीशन करेगी. ठीक है. ब्रेन टिश्यू, ब्रेन टिश्यू की अगर स्लाइड बनाए, ब्रेन टिश्यू की परमानेंट स्लाइड बनाए किसी डेड बॉडी से, तो ब्रेन टिश्यू में मेन क्या है? उसका मेन सारे सेल्स का, न्यूरॉन्स भी होंगे, दूसरे सेल्स भी होंगे, उसके अंदर मैट्रिक्स भी होगा उस टिश्यू में, उसके अंदर ब्लड के भी टिश्यूज आएंगे. पर उसका मेन फंक्शन क्या है? ब्रेन टिश्यू का मेन फंक्शन क्या होगा? इट्स मेन फंक्शन इज नर्वस कोऑर्डिनेशन या फिर पासिंग ऑफ मैसेजेस, रिसीविंग ऑफ मैसेजेस. ठीक है. इलेक्ट्रिकल कह सकते हैं स्टिमुलेशन, किसी भी मैसेज से वो एक इलेक्ट्रिसिटी, एक करंट बना सके, ऐसा टिश्यू का मेन फंक्शन है. ठीक है. तो ऐसे होता है, चाहे स्ट्रक्चर अलग अलग. अब नर्वस टिश्यू में 2 मेन सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स और ग्लियल सेल्स. और दोनों मिलकर क्या करते हैं? दोनों मिलकर वही काम है कि टू पास द इंफॉर्मेशन एंड टू कनेक्ट द मैसेजेस, कलेक्ट मैसेजेस एंड गिव द रिस्पॉन्सेज. मैसेजेस लेना भी बॉडी से और फिर बॉडी को देना भी, दोनों ही मेन फंक्शंस हैं. ठीक है. अलग अलग सेल हो सकते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर उनका अलग अलग हो सकता है, बट फंक्शन उनका क्या होगा? एक. अभी वो एक तरह का टिश्यू कहलाएगा. इट विल बी कॉल्ड नर्वस टिश्यू, इट विल बी कॉल्ड मसल टिश्यू, इट विल बी कॉल्ड दिस एपिथेलियम. स्ट्रक्चर अलग अलग है, कहीं पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, कहीं पे स्क्वामस है, कहीं पे कॉलुमिनर है, बट फंक्शन क्या है कि वो प्रोटेक्टिव शीट है या फिर उसका कोई सिक्रीशन का फंक्शन है, सेपरेशन का फंक्शन है, अपनी इनर एनवायरनमेंट को आउटर एनवायरनमेंट से सेपरेट करने का फंक्शन है. फंक्शन एक ही होगा. ठीक है. मसल्स का मूवमेंट फंक्शन, मसल टिश्यू चाहे कैसे भी हो. अब हार्ट है, हार्ट में कार्डियक मसल मेन है. ठीक है. तो उनका भी क्या फंक्शन है? मूवमेंट ही है. स्मूथ मसल्स है, स्मूथ मसल्स का भी मेन फंक्शन क्या है? मूवमेंट ही है. कोई इनवॉलेंट्री मूवमेंट करवा रहा है, कोई वॉलेंट्री मूवमेंट करवा रहा है, ऐसे होता है. अब इसमें देखो ओरिजिन भी बता दिया कि एपिथेलियल टिश्यू कौन सी लेयर से बना है, वो भी बता दिया. कुछ एपिथेलियल टिश्यू एक्टोडर्म से बनते हैं, कुछ एपिथेलियल टिश्यू मेसोडर्म से बनते हैं, कुछ एंडोडर्म से भी बनेंगे. मतलब क्योंकि हर ऑर्गन में, अगर हर ऑर्गन में हर टिश्यू आना है तो हर ऑर्गन की जो लेयर होगी क्या होगी? वो अगर वो सबसे अंदर वाला ऑर्गन है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो वो एंडोडर्मिक ओरिजिन का है, क्या उसमें एपिथेलियल टिश्यू नहीं बनेगा? बनेगा. अगर मसल्स हैं, मीजोडर्मल ओरिजिन की है, लंग्स हैं, हार्ट है, अगर ये ऑर्गन मीजोडर्मल ओरिजिन के, सेंटर के हैं, तो क्या इनमें एपिथेलियल टिश्यू नहीं बनेगा? बनेगा. बोन्स भी मीजोडर्मल होती है. मीजोडर्म बोन्स तक की भी एपिथेलियम होती है. बोन्स की जो लेयर्स है ना, जो कल हमने बात करी थी लैमिले, उनकी भी सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है. नर्वस टिश्यू की भी सबसे आउटर मोस्ट
लेयर होती है, एपिथेलियम लेयर होती है नर्वस टिश्यू की। ये नर्व बंडल पूरा पैक होता है उस लेयर, पूरा नर्व बंडल, बहुत सारे नर्व्स उसमें, पेरिन्यूरियम बोलते हैं, पेरिन्यूरियम या एपिन्यूरियम। एपिथेलियल है, न्यूरॉन है, तो एपिन्यूरियम बोलते हैं। तो हर ओरिजिन में आपको एपिथेलियल टिश्यू मिलेगा। और कनेक्टिव टिश्यू क्या है, इस एक ही ओरिजिन का है, वो मेसोडर्म है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू आपका उसमें डेंस कनेक्टिव टिश्यू आ गए, लूज कनेक्टिव टिश्यू आ, टेंडन्स, लिगामेंट्स, मिडल में मिल रहा है वो। इट इज फाउंड इन द मिडल ऑफ द, ना ही सबसे अंदर वाला पार्ट है वो, ना ही सबसे बाहर वाला पार्ट है। कनेक्टिव टिश्यू के बीच बीच में है सब जगह। हमने क्या बोला, कनेक्टिव टिश्यू हर ऑर्गन में है, हर एक टिश्यू हर ऑर्गन में है, इवन नर्वस टिश्यू भी हर ऑर्गन में है, मसल्स भी थोड़े बहुत लेवल में हर ऑर्गन में। क्या फूड पाइप में मसल नहीं है, स्मूथ मसल्स है अंदर उसके, है ना। तो इस वजह से आपको कनेक्टिव टिश्यू मेसोडर्म ओरिजिन का, मस्कुलर टिश्यू मेसोडर्म ओरिजिन का, तो ये प्योरली मेसोडर्म है। एंड नर्वस टिश्यू क्या है, एक्टोडर्मल ओरिजिन का, ये सबसे बाहर वाली लेयर से बनता है, एक्टोडर्मल ओरिजिन का। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया, ओरिजिन भी पता चल गया इन चारों टिश्यूज का। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सारे फंक्शन जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ये परफॉर्म होते हैं, सिंगल सेल ही कर देता है सारे काम। जैसे कि ये नीचे यूग्लिना का दे रखा है, ये यूग्लिना यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ है, प्रोटिस्ट में आता है यूग्लिनाइड्स में। तो इसके अंदर फ्लैजिला से मूवमेंट होती है, इसका न्यूक्लियस है, इसमें पायरेनॉइड जैसा स्ट्रक्चर होता है, लाइट स्पॉट होता है, आई स्पॉट बोलते हैं उसे। तो चाहे तो ये फोटोसिंथेसिस कर ले, चाहे तो ये बाहर से इंगल्फ भी कर सकता है फूड को। तो दोनों तरह का न्यूट्रिशन है, मिक्सोट्रॉपिक है, तो सारे काम ये खुद ही करता है। डाइजेशन भी अपना खुद कर लेगा, रेस्पिरेशन भी अपना कर लेगा। तो यूनिसेलुलर है इसीलिए। बट अगर मल्टी सेलुलर है जैसे ह्यूमन है, तो ह्यूमन में ऐसा नहीं होगा। ह्यूमन में क्योंकि बहुत मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें एक प्रॉपर्टी देखी जाती है, डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब अलग अलग उसके टिश्यूज अलग अलग काम करेंगे, उसके मसल्स मूवमेंट का ही काम करेंगे, उसकी बोन्स उसको स्ट्रक्चर देने का काम करेंगी, स्ट्रेंथ देने का काम करेंगी, उसका ब्लड क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा अलग अलग चीजों को, उसका एडिपोज टिश्यू क्या करेगा, एनर्जी को, फूड को स्टोर करके फैट के फॉर्म में रखेगा। कनेक्टिव टिश्यू क्या करेगा, सारे पार्ट्स को क्या करेगा, जोड़ेगा। कार्टिलेज बेंडिंग का, प्रेशर जहां जहां पे प्रेशर लग सकता है वहां वहां पे कार्टिलेज होगा। ठीक है, जैसे हमने कल बोला था रीढ़ की हड्डी के बीच बीच में डिस्क होती है कार्टिलेज, बहुत ज्यादा उसको प्रेशर झेलना पड़ता है। ठीक है, देन आगे अगर हम देखते हैं तो इसमें ये डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, a group of similar cell along with the intercellular substances perform a specific function such as organization is called tissue। सिमिलर सेल्स मिल जाते हैं और इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस उनके अंदर होते हैं, मतलब सेल्स के अंदर इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस मतलब मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, दो सेल के बीच का सब्सटेंस। बहुत सारे सेल्स मिल रहे हैं पर उनके बीच बीच में क्या है, मैट्रिक्स भी, तो वो एक टिश्यू बनाते हैं। क्या बनाते हैं, टिश्यू। सो टिश्यू में कभी भी सिर्फ सेल की बात नहीं होगी, ग्रुप ऑफ सेल की बात प्लस इंटरसेलुलर सब्सटेंस, दोनों चीज मेन है, दोनों का फंक्शन है। अगर मान लो मैं कनेक्टिव टिश्यू की बात करूं, प्लाज्मा ना हो, सिर्फ ब्लड हो, तो क्या फंक्शन प्रॉपर हो जाएगा ब्लड का, नहीं हो सकता। प्लाज्मा में ही तो सारे ब्लड सेल फ्लोट करते हैं। और अगर यही बात अगर हम उसको बोन के लिए बात करें या फिर टेंडन लिगामेंट के लिए, अगर उसमें कोलेजन फाइबर्स नहीं, मैट्रिक्स उसका कैसा बना है, कोलेजन फाइबर्स का, फाइब्रस टिश्यू है वो, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, टेंडन्स, लिगामेंट्स। अगर उनमें वो फाइबर्स नहीं होंगे तो क्या टेंडन पूरा हो जाएगा, नहीं हो सकता। उसकी प्रॉपर्टी हो जाएंगी पूरी नहीं, इलास्टिसिटी, स्ट्रेंथ कौन दे रहा है, वो फाइबर्स ही तो स्ट्रेंथ दे रहे हैं उसको। तो मैट्रिक्स को हम छोड़ नहीं सकते। 9th में तक हम क्या पढ़ के आते हैं, 9th तक हम सिर्फ यही पढ़ के आते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन, बट यहाँ पे हमें एक और चीज इन्वॉल्व करनी है, इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस, और फिर वो पर्टिकुलर फंक्शंस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन बता दी कि सेल होते हैं, सेल के ग्रुप से और इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस से टिश्यू बनेगा, फिर ये कई सारे चारों तरह के टिश्यूज मिलकर एक ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन बाकी ऑर्गन्स के साथ भी मिलकर जिनमें भी टिश्यूज हैं, और फिर वो सारा एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, तब एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो या उस ऑर्गेनिज्म में ये सब ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म की अगर कौन सी वाली लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
क्योंकि हर एक एनिमल में थोड़ी है, स्पॉन्जेस में सिर्फ सेलुलर लेवल है, सीलेंट्रेट्स में टिश्यू लेवल है, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा तरह का एनिमल है उसके बेसिस पे उसके अंदर का एनाटॉमी होगा। ये सब एनाटॉमी में आता है, इंटरनल फीचर्स, इंटरनल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। एनिमल टिश्यूज क्या होते हैं? Structures of the cells vary according to their function. Therefore, the tissues are different and broadly classified into 4 types. ठीक है। अब स्ट्रक्चर फंक्शन से हमेशा रिलेट करता है। अब नर्वस टिश्यू है, कहने की बात ये है कि नर्वस टिश्यू के पास इस तरीके के शॉर्ट फाइबर्स और एक लंबा फाइबर होता है एक्सॉन। तो अभी तो वो छोटे फाइबर से तो मैसेज लेता है, यहाँ पे जो डेंड्राइट्स होती हैं उनसे क्या करता है, मैसेज लेता है। यहाँ पर सेल बॉडी में वो साइनेप्स सिंथेसाइज करता है इलेक्ट्रिक करंट, और उस इलेक्ट्रिक करंट को एक्सॉन के थ्रू पास करता है। फिर एक्सॉन क्या करती है, एक्सॉन के पास भी टर्मिनल एंडिंग्स होती है, नर्व एंडिंग्स, उनसे क्या करती है, दूसरे न्यूरॉन को पास करती है। तो अगर इसका स्ट्रक्चर ऐसा ना हो तो क्या ये मैसेज का कंडक्शन कर सकती है? नहीं। तो हमेशा टिश्यूज में अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से फंक्शन करने की एबिलिटी होती है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स और अलग अलग भी इसी वजह से होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स वेरी मतलब चेंज अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, स्ट्रक्चर बदल जाते हैं टिश्यूज के अपने फंक्शंस के लिए। देयरफॉर जो टिश्यूज होते हैं डिफरेंट हैं, एंड वो 4 तरीके के हैं बेसिकली, ब्रॉडली वो 4 तरीके के हैं। उनका ओरिजिन सेम होगा, फंक्शन भी सेम होगा, स्ट्रक्चर वेरी कर सकता है, स्ट्रक्चर वेरी कर सकता है कि वो सारे के सारे सेल्स, जैसे हम उसमें बात करते थे प्लांट टिश्यू में, अगर एक ही तरह के सेल्स का बना है सिंपल प्लांट टिश्यू, अगर डिफरेंट डिफरेंट सेल्स का बना है तो कॉम्प्लेक्स। वो किनके ऊपर होता था, वो सेल्स के स्ट्रक्चर के ऊपर होता था। जाइलम फ्लोएम क्या होते थे, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसमें जाइलम, पैरेन्काइमा, ट्रैकेट्स, वैसेल्स, 3-4 तरह के सेल्स, और उसमें पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, सिंपल, ये वाले क्या होते थे, सिंपल टिश्यूज। ऐसे ही कह रहा है, स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, ठीक है, स्ट्रक्चर उनका अलग हो सकता है, बट फंक्शन क्या होगा, सेम होगा। अब देन आगे देखेंगे कौन से 4 तरीके के हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, न्यूरल, मस्कुलर, ये होते हैं। देन आगे अगर हम आएंगे एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में, कल हमने डिस्कस किया ही था। एपिथेलियल टिश्यू फ्री सरफेसेस को क्या करता है, कवर करता है, विच फेसेस, चाहे वो बॉडी के अंदर की तरफ की सरफेस हो, फ्लूइड की तरफ की, चाहे वो आउटर इन्वायरमेंट से कर रहा हो, मतलब आउटर सरफेस और इनर सरफेस की बात। जैसे कि हम फूड पाइप से फूड उसमें पास हो रहा है, तो इनर सरफेस क्या होगी, जहां से फूड लगता हुआ जा रहा है वो फूड पाइप की इनर सरफेस होगी। फूड पाइप की एक्सटर्नल सरफेस क्या होगी, बाहर वाले से, ठीक है, जिससे वो हमारी बॉडी की कैविटी में है। बाहर की तरफ भी तो होगा एक उसका, एक अंदर की तरफ होगा, आउटर वॉल और इनर वॉल, उनकी सरफेस, एंड दे प्रोवाइड अ कवरिंग और लाइनिंग ऑफ सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी की भी कवरिंग बनाते हैं, जैसे कि ये बॉडी की कवरिंग है स्किन, ये भी तो किससे बनी है, एपिथेलियल से बनी है, ठीक है। तो एपिथेलियल कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल्स का बनेगा, मतलब टाइटली पैक्ड होंगे सेल्स, इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या होंगी, कम होंगी, मैट्रिक्स भी इसमें क्या होगा, कम होगा, ना के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल इसको शीट बनना है। अब किसी चीज को शीट बनना है, कवर बनना है, तो ऐसी कवर थोड़ी हो सकती है कि जैसे इनकी बिल्कुल लूज वाली कवर हो, नहीं हो सकती, कॉम्पैक्टली पैक्ड होनी चाहिए कवर, कहीं से भी बिल्कुल भी जगह नहीं है, ठीक है, ऐसी होनी चाहिए, क्लोज फिल्म होनी चाहिए, बिल्कुल कंपैक्ट। तो ऐसी होती है विद लिटिल इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स, एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एपिथेलियम, सिंपल और कंपाउंड। अगर सिंपल है तो पता ही आपको, अभी बताया मैंने, एक ही तरह के सेल, और अगर कंपाउंड है तो 2-3 तरह के सेल्स का बन सकता है, सिंपल और लेयर्स के बेसिस पे। सिंपल है तो सिंगल लेयर में होगा, कंपाउंड है तो मल्टी लेयर में, स्ट्रैटिफाइड भी बोलते हैं कंपाउंड को, क्या बोलते हैं, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, ये कल भी हमने डिस्कस किया था। देन अगर हम इसके आगे बात करें तो आगे इसके शेप के बेसिस पे भी बताया है। Simple epithelium is composed of single layer of cells and function as a lining for body cavity, ducts and tubes. तो सिंपल एपिथेलियम सिर्फ एक लाइनिंग की तरह है, सिंगल लाइनिंग की तरह है, लेयर है, एक सिंगल लेयर वाली है, जो कि बॉडी कैविटीज को क्या कर रही है, या डक्ट्स को या ट्यूब्स को क्या करती है, लाइन करती है। जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड के डक्ट्स, सलाइवरी ग्लैंड में भी पतले पतले से ट्यूब्स होंगे जहां से सलाइवा निकलेगा,
तो वो किससे लाइन होगा? सिंपल एपिथेलियम से लाइन होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ भी एक जार जैसा दिखा रखा है, एपिथेलियम दिखा रखा है, और ये एक ट्यूब जैसी बन गई है उस एपिथेलियम की ट्यूब जैसी, तो ये क्या रिलीज कर रहा है कुछ बाहर की तरफ। तो ऐसे डक्ट्स और ट्यूब्स की लाइनिंग क्या होती है? एपिथेलियम पर्पल वाले सेल्स का बन रहा है। ये जो पर्पल वाले सेल्स हैं, यहाँ के ये वाले सेल्स तो क्या हो गए? ग्लैंड वाले सेल्स हो गए जो रिलीज कर रहे हैं सलाइवा, सलाइवा ही मान लो अगर, और फिर यहाँ पे इकट्ठा करते जाते हैं। और ये वाले क्या है? सिंपल एपिथेलियम, दिस इज सिंपल एपिथेलियम, ठीक है। ये वाले ये क्यूब शेप सेल दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं? ये पूरा ही है, फुल ही है। यहाँ पे भी कौन सी डबल लेयर है? यहाँ पे भी तो सिंगल लेयर है। पूरा पूरा एपिथेलियम जो ग्लैंड का है और ट्यूब्स बना रहा है, तो वो क्या बना रहा है? सिंपल एपिथेलियम से ही बना है। किससे बना है? सिंपल एपिथेलियम। एब्डोमिनल कैविटी, अब एब्डोमिनल कैविटी जिसमें अब सारा आपका पेनक्रियाज होगा, लीवर होगा, स्टमक होगा, एब्डोमेन के सारे पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अब वो कैविटी भी तो लाइन होनी चाहिए, उस कैविटी की भी पर्टिकुलर लाइन होनी चाहिए, तो वो भी एपिथेलियम बॉडी कैविटीज को भी लाइन करता है। कहने का मतलब ये है, अंदर की जो स्पेसेस हैं, एक हमारी चेस्ट कैविटी है, एक हमारी एब्डोमेन कैविटी है, फिर एक हमारी पेल्विक कैविटी है जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और लास्ट कह सकते हैं पार्ट्स या कोलन, रेक्टम ये आते हैं, एनस के पार्ट्स आते हैं, तो वो पेल्विक कैविटी है। तो पेल्विक कैविटी में भी एक लाइनिंग होगी, एब्डोमेन कैविटी की अपनी लाइनिंग होगी और चेस्ट कैविटी की अपनी लाइनिंग होगी, ठीक है। तो वो लाइनिंग भी एपिथेलियम से बनी है। Then classification of epithelium, the basis of structure modification of the cell, simple epithelium is further divided into 3 types. तो स्ट्रक्चर कैसे बदला सेल्स का, जिस सेल्स का एपिथेलियम बनाया उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बदल रहा है, उसके बेसिस पे भी सिंपल एपिथेलियम 3 तरीके के हो गए, स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड कोल्यूमिनर। सेल्स का स्ट्रक्चर बदल गया। सेल्स जब पहले फ्लैट थे, बिल्कुल फ्लैट थे, लेयर से बेस से लगे हुए थे, तो वो स्क्वैमस कहलाए। जब वो क्यूब जैसे हो गए, उनका पूरा लेंथ ब्रेथ हाइट सब बराबर थी, तो वो कौन सा एपिथेलियम बन गए? क्यूबॉइडल। और अगर वो लॉन्ग पिलर लाइक टॉल हो गए तो कॉलम जैसे हो गए तो कॉलुमिनर एपिथेलियम। तो वो क्या कहलाया? कॉलुमिनर। तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप ये इस तरह का है। स्क्वैमस एपिथेलियम किस तरह का है? स्क्वैमस एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल, वही जो मैंने अभी बताया, वो इसके पॉइंट्स हैं। Irregular boundaries होंगी, they are found in walls of blood vessels and air sac of lungs and are involved in the functioning of forming a diffusion boundary. तो जब lungs में दिखा रखा है एल्वियोलाई की जो सरफेस होती है उसमें स्क्वैमस एपिथेलियम है, तो यहाँ पर टाइनी, जब ये जो ट्रैकिया होता है, जो ट्रैकिया यहाँ पे ब्रांच होता है दोनों तरफ, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद यहाँ पे ये और फर्दर ब्रांच होती है ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है, अंदर लंग्स के अंदर में और भी फाइन होती हैं। ये ब्रोंकियल पूरा ट्री होता है, ब्रोंकियल ट्री। तो ब्रोंकियल ट्री में ब्रांचेस में एल्वियोलाइज होती हैं, एक बिल्कुल छोटे छोटे से माइन्यूट सैक जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं एल्वियोलाइज। तो वो एल्वियोलाइज टाइनी एयर सैक है, तो वो किससे लाइंड हो रहे हैं? वो स्क्वैमस एपिथेलियम से लाइंड हो रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के जस्ट बाहर कैपिलरी नेटवर्क से कवर हो रखा है। कैपिलरी नेटवर्क में ब्लड घूम रहा होता है। क्या घूम रहा होता है? ब्लड, हीमोग्लोबिन वाला। और एल्वियोलाई का काम क्या है? उसमें जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसफर होएगी ब्लड में, उसे ब्लड ले लेगा और ब्लड की जो CO2 है वो वापस एल्वियोलाई। डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन कब होगी पॉसिबल? जब स्क्वैमस एपिथेलियम हो या फिर कोई और एपिथेलियम। स्क्वैमस में सबसे इजी हो, क्योंकि स्क्वैमस में फ्लैट सेल्स है, बिल्कुल पतली है, सिंगल लेयर है और फ्लैट सेल्स है, तो इसलिए ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनाते हैं, डिफ्यूजन बाउंड्री बनाते हैं, ठीक है। फिर आगे अगर हम देखें क्या है, फ्लैटेंड स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ लंग्स है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम में क्यूब शेप सेल हमने पता कर लिया,